So in this video we are going to start फ्यूरॉन। फ्यूरॉन जो है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो 5 मेंबर रिंग में आता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका इंट्रोडक्शन बताया कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डिफिनीशन बताई, उसको कैसे क्लासीफाई किया या कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया और उसके आईयूपीएसी नेम के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो अब मैं फ्यूरॉन के बारे में बताऊंगी। फ्यूरॉन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो जैसे कि मैंने बताया 5 मेंबर रिंग है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे एक कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो ये फ्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसका जो वो है फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है C4H4 ऑक्सीजन। हाँ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्यूरॉन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो फ्यूरॉन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होता है ये पूछता है, एक मार्क्स का भी आया था इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने को और इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने को। हाँ, तो ये 1 मार्क्स का आ सकता है या आगे चल के पूछ सकता है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है जिसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। तो जो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर रहता है कुछ फ्लैट पेंटागोनल रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है, देख सकते हैं ये पेंटागोनल रिंग है और ये फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा। और ये इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन रहते हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। और यहाँ पे जो रिंग है इसके ऊपर भी और नीचे भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ऊपर नीचे आप मतलब जैसे हाथ है, हाथ के ऊपर अपना हाथ रखिए और हाथ के नीचे अपना हाथ रखिए, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। ठीक है, तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, जैसे मैंने बताया ये ऊपर नीचे रहता है प्लेन के। फिर देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की कैसी होती है। जैसे कि पता है हमें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ एक S रहेगा और 2 p का ऑर्बिटल रहेगा और ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड मतलब मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे 2 जो p है वो कंटेन करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। और यहाँ पे एक हाइब्रिडाइज्ड s में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। और यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो वो भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। फिर देखते हैं ये कैसे वो बनाता है, कार्बन के साथ कैसे बॉन्डिंग करता है। तो जो ऑक्सीजन है, जैसे ये ऑक्सीजन है, हाँ, तो ये अपने अगल बगल वालों कार्बन के साथ कुछ ऐसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये जो जैसे मैंने बताया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है 2p। हाँ, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है ये बनाता है पाई इलेक्ट्रॉन अपने अगल बगल कार्बन के साथ। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ जाता है, एक कार्बन के साथ जाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p का वो जाता है कार्बन के साथ, वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये जो 2p हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ये अपने अगल बगल वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फिर आते हैं ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसको मिटाते हैं। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो बनाता है पाई बॉन्ड। कैसे बनाता है, ये p अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑक्सीजन का ये साइडवे ओवरलैपिंग करता है कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ, साइडवे ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है साइडवे ओवरलैपिंग करके। फिर इसी तरह बाकी के जो कार्बन्स हैं वो भी अपना साइडवे ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ,
और फिर यहाँ पे रेजोनेंस भी होता है। रेजोनेंस में हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो है वो होता है, उसकी प्लेस चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इससे जो होता है पाई बॉन्ड हर रिंग के, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, तो जब रेजोनेंस करता है तो वो हर रिंग के हर साइड पे पाई बॉन्ड जाता है। हाँ, तो ऐसे क्या होता है, रिंग के हर जो साइड होती है वहाँ पे पाई बॉन्ड का हम लोग को वो नेचर देखने को मिलता है। हाँ, तो इससे क्या बन जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। हाँ, ऊपर और नीचे। और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे कंटेन करता है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। जो कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो बनाता है पाई बॉन्ड। हाँ, और ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है वो बनाता है पाई बॉन्ड। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसको गिन लेते हैं। जो ऑक्सीजन में p बॉन्ड बनाता है उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो कार्बन है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p के पास, तो इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। अब गिन लो, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी से बनता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कंटेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फ्यूरॉन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखते हैं, ये ऑक्सीजन है जैसे। और ये मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का 2s वाला है, s वाला ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन का एक बच जाता है जो पेयर्ड है, ठीक है। तो पेयर्ड है, तो ये चीज़ ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसी तरह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है ऑक्सीजन के ऊपर। हाँ, तो यही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस करने में हेल्प करता है। तो ये ऑक्सीजन है, ये जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपने बगल में जो यहाँ पे है इसको डोनेट कर दिया, इसको दे दिया, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, ये ऑक्सीजन है, इसके पास पाई बॉन्ड है, इसने पाई बॉन्ड अपना पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये बगल में दिया, तो यहाँ पे बगल में दिया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, और यहाँ ऑलरेडी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गया। अब हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड के साथ स्टेबल रहता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो उसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा। तो ये जो ये बगल वाला ये वाला बॉन्ड है इसको हटा देगा, ये टूट जाएगा, तो ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे ये जो इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन के पास से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसको इलेक्ट्रॉन अपना वापस चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड और जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने बगल वाले रिंग के पास जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ अनस्टेबल होगा, फिर ये जो बगल वाला ये रहेगा पाई बॉन्ड, ये टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, फिर वो अपने बगल वाले को दिया, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, फिर ये अनस्टेबल होगा, फिर ये टूट के यहाँ पे दे देगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया पेयर ऑफ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे यहाँ पे दिया, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ अनस्टेबल हुआ, फिर यहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले को दिया तो यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन को वापस है, मतलब जहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला था वहीं वापस आ गया। बस आप देख सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह है ये बस चेंज हुई है। हाँ, ये पहले यहाँ थी, अब ये वाला बस यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड की जो जगह है ये चेंज हुई है, बाकी इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला था वहीं आ गया, स्ट्रक्चर वापस नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था वैसे ही हो गया।
तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है फ्यूरॉन का। इसके 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूरॉन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बनाना आए तो आप बना सकते हैं ऐसे, बहुत ईजी है, उतना हार्ड भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं फ्यूरॉन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फ्यूरॉन कैसे बनता है? तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है 2009 और 1996 3 साल पूछा गया था और ये शॉर्ट में आया था। तो इसके दो मैंने लिखे हैं, 2 मैं बताऊंगी, और भी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मुझे यही 2 ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना आपका काम हो जाए उतना ही आप याद करो। तो पहले म्यूसिक एसिड से देखते हैं। म्यूसिक एसिड को आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो म्यूसिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, COH और H, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। इसके 4 तो आप ले लोगे स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको 4 ठो ले लोगे। फिर इसके ऊपर COOH, इसके नीचे COOH, बन गया म्यूसिक एसिड, ठीक है। फिर जो ये म्यूसिक एसिड बना, ये क्या है? म्यूसिक एसिड, ठीक है। म्यूसिक एसिड जो है इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करने से क्या होगा? यहाँ से एक CO2 निकलेगा और यहाँ से ये जो एक पार्ट है COH और H, ठीक है, COH और H जो है इसका 4 पार्ट है ना, तो इसमें से एक पार्ट इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा और CH2O निकलेगा। CH2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक OH लग जाएगा, CHOH, ठीक है, एक पार्ट ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पे एक COH बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको कर देंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ से COOH, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे ये फ्यूरेन ही है, लेकिन यहाँ पे COOH बन गया, मतलब यहाँ पे OH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक है, तो फ्यूरोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है, फ्यूरोइक एसिड बन गया। फिर जो ये फ्यूरिक एसिड है इसको हीट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा? यहाँ से CO2 निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये रिंग में चला जाएगा कार्बन के साथ। तो यहाँ जो है क्या मिल जाएगा हमें स्ट्रक्चर? फ्यूरॉन हमें मिल जाएगा, ठीक है। पहला ये म्यूसिक एसिड से है, बनता है। फिर आते हैं फिरल। अब पता नहीं क्या इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं यहीं करती हूँ, फिरल, ठीक है। फिरल को आप नाम से ही जान सकते हैं, मतलब ये फ्यूरेन ही है, पर फ्यूरेन ही है, ये कुछ ऐसे ही बनेगा फ्यूरॉन की तरह, ये ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। अल है, यहाँ पे लास्ट में रख सकते हैं, A और L है। अल से आप डिफाइन कर सकते हो अल कहाँ लगता है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो सेकेंड पे, CHO। एक मिनट, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे सेकेंड पे CHO ग्रुप लगा दो, हाँ, ठीक है। तो ये फिरल हो गया। तो इसमें क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो ये फिरल है इसको स्टीम के साथ, जो स्टीम होता है, फिरल और स्टीम, STEAM, हाँ, स्टीम, दोनों को साथ में पास कराओ ओवर अ कैटलिस्ट, हाँ, कैटलिस्ट के ऊपर से, कैटलिस्ट के ऊपर से पास आउट कराओ। जो मिक्सचर, कैटलिस्ट क्या रहेगा? मिक्सचर ऑफ जिंक और मैग्नीज क्रोमाइड, हाँ, जिंक और मैग्नीज क्रोमाइड का मिक्सचर रहेगा, कैटलिस्ट जो रहेगा,
और ये 673 केल्विन पे पास आउट कराना है। तो इससे क्या हो चुका, जो यहाँ CHO है, CHO में से CO एलिमिनेट हो जाएगा, CO एलिमिनेट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है रिंग में चला जाएगा कार्बन के साथ और बन जाएगा फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये दो मेनली मेथड है, ज़्यादातर यहीं बताया जाता है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फ्यूरॉन के मतलब कोई भी आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, कोई भी आप पढ़ रहे हो, जैसे फ्यूरॉन हो गया, पायरोल हो गया, कुछ भी आप पढ़ रहे हो कंपाउंड, तो उसमें मेनली क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, बस इतना ही। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये कलरलेस लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट 314 है, 314 डिग्री सेल्सियस है, क्लोरोफॉर्म की तरह स्मेल करता है, अल्कोहल में सलूबल होता है, ईथर में सलूबल होता है, बट वाटर में इनसलूबल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 31.4 है। ठीक है, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेटेड है, दोनों डिग्री सेल्सियस में है, और मेल्टिंग पॉइंट 314 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 31.4 डिग्री सेल्सियस है। सो आज के लिए बस इतना ही, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी तक आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मैंने आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक ख़त्म करा दिया। नेक्स्ट में मैं फ्यूरॉन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी। ठीक है, फिर फ्यूरॉन कंपाउंड जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। और जो ये नोट्स ये PDF फॉर्म में है, नोट्स है मेरे खुद के हैं, मैं आपको अगर चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। PDF रखने से बढ़िया खुद से नोट डाउन करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ वैसे वैसे आप अगर नोट डाउन करते हो तो वो जल्दी आपके दिमाग में कैप्चर होता है, मतलब ज़्यादा दिन तक कैप्चर रहता है आपके दिमाग में। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।